हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के तीसरे पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। पिछले दो पार्ट्स में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने की 100% संभावनाएं रखते हैं उनकी आप सभी को जानकारी दी थी। पिछली दो वीडियोस की तरह इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों की आप सभी को जानकारी देंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं हम। पहला प्रश्न है, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन है CTRL+C, CTRL+V, CTRL+A, CTRL+X। तो स्टूडेंट, कट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है CTRL+X यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सभी का चयन करें के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जैसे CTRL+X कट की शॉर्टकट कुंजी है, उसी तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है सेलेक्ट ऑल यानी सभी का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन है CTRL+C, CTRL+V, CTRL+A, CTRL+X। तो स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑल के लिए CTRL+A शॉर्टकट कुंजी होती है जिसके माध्यम से आप सभी चीजों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन CTRL+C, VAX। ठीक है, अब तीन ऑप्शन है जो हमारे, हम उसका उत्तर दे चुके हैं। CTRL+C से कॉपी होता है जो कि पिछली वीडियो में आपको बताया था। CTRL+A से सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, CTRL+X से कट होता है और इसी तरीके से CTRL+V से जो शेष बचता है पेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चारों ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी आपको क्लियर हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक प्रश्न सोल्व कराने के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे एक ही प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्न सोल्व होने की संभावनाएं रहे। अगर कोई प्रश्न आपको विभिन्न तरीके से मिलता है तो भी आप उसे सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट की चौथी पंक्ति कॉलम का सेल पता क्या है? यहां बात हो रही है एमएस एक्सेल की, क्योंकि एमएस एक्सेल में ही पंक्ति, कॉलम और सेल आपको मिलते हैं। तो चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल का पता क्या होगा? तो चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल का पता होगा D4। ठीक है, ABCD, चौथी पंक्ति चौथे कॉलम का जो एड्रेस होगा वो होगा D4। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या है? यहाँ बात हो रही है कि कंप्यूटर में जब हम किसी फोल्डर को बनाते हैं, किसी फोल्डर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है? नाम हम किसी फोल्डर का बाद में चेंज करते हैं, पर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो नाम जनरेट करता है उसे डिफॉल्ट नेम कहते हैं। ऑप्शन है A फोल्डर, B नया यानी न्यू, C है न्यू फोल्डर यानी नया फोल्डर, D है खाली यानी एम्प्टी। तो स्टूडेंट, नया फोल्डर जब हम निर्मित करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम होता है नया फोल्डर यानी न्यू फोल्डर। ऑप्शन सही होगा आपका C। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पीसी यानी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को अगर टेलीफोन लाइन से जोड़ा जा रहा है, टेलीफोन लाइन से क्यों जोड़ते हैं भी मैं बता देता हूं। इंटरनेट चलाने के लिए टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ते हैं। और इसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मॉडेम, B निगरानी करना, C मुद्रक, D हार्ड डिस्क। स्टूडेंट, आपको जो प्रश्न है इसके ऑप्शन है ये कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी इस पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करें टेलीफोन लाइन को पीसी जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मॉडेम का। मॉडेम का उपयोग टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए करते हैं। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? वैसे तो पिछली वीडियो में इसको सॉल्व कर दिया था, फिर भी मैं बता देता हूं। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है CTRL+C। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन की सुरक्षा यानी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, A पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए, B किसी को भी पासवर्ड बता देना चाहिए, C समय पर अपने पीसी का बैकअप ले लेना चाहिए, D लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना चाहिए। तो सूचनाओं सुरक्षा के लिए
जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड किसी को भी बता देंगे तो वो आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन ले लेगा। अगला प्रश्न है साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। या आपने काफी सुना होगा, आजकल के जमाने में काफी सुनने को मिल रहा है। साइबर अपराध कौन सा है? ऑप्शन है ईमेल भेजना, बी ऑनलाइन खरीदारी करना, सी ऑनलाइन जुआ, डी दोस्तों के साथ चैटिंग करना। तो स्टूडेंट, ना तो ईमेल भेजना अपराध है, ना ऑनलाइन शॉपिंग करना अपराध है, नहीं दोस्तों के साथ चैटिंग करना अपराध है। ऑनलाइन जुआ खेलना साइबर अपराध है, क्योंकि हमारे देश में जुआ गैर कानूनी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? विंडोज आपको पता है अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल आता है? ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, बी विंडोज एक्सप्लोरर, सी डेस्कटॉप, डी नोटपैड। तो स्टूडेंट, विंडोज एक्सप्लोरर सही विकल्प है, जो कि एक फाइल मैनेजमेंट टूल होता है जो कि विंडोज के साथ आता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है FYI SMS का विस्तार क्या है? SMS की भाषा होती है मतलब शॉर्ट मैसेजिंग। इस भाषा के की अगर बात करें तो उसमें FYI का मतलब क्या होगा? तो FYI के विकल्प जो दिए गए हैं, ए है फॉर योर इंफॉर्मेशन, बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, सी फॉर योर इंटरनेट, डी फॉर योर इनोसेंस। तो स्टूडेंट, FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई मैसेज भेजता है जिसमें FYI लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित हो जाती है? यानी आपके कंप्यूटर से कोई भी फाइल जब डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कहाँ सेव हो जाती है? आपने तो फाइल डिलीट कर दी पर वो सेव कहीं हो जाती है, वो कहाँ होती है? ए है ऑप्शन CD में, बी ऑफिशियल फोल्डर नाम के फोल्डर में, सी पर्सनल नाम के फोल्डर में, डी रिसाइकल बिन में। तो स्टूडेंट, रिसाइकल बिन में कंप्यूटर की अगर कोई भी फाइल डिलीट होती है तो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, MS वर्ड एक्सेल, इसी में एक्सेल की बात हो रही है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी प्रोसेसिंग डिवाइस, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट, MS एक्सेल के साथ साथ MS वर्ड, पावर पॉइंट या कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरीके के, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ए फ्लिकर, बी ऑरकुट, सी हॉटमेल, डी याहू। सर्च इंजन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट होती है जिस वेबसाइट को खोलकर आप इंटरनेट पर किसी अन्य वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में से याहू एक सर्च इंजन होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अभी वर्तमान में सबसे फेमस सर्च इंजन है वो गूगल है। आप में से सभी ने कभी ना कभी गूगल का उपयोग किसी भी वेबसाइट या किसी भी सूचना को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए जरूर किया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब होता है कि आप उस वेबसाइट के माध्यम से अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं, उन लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, उनसे चैटिंग कर सकते हैं। इसी वेबसाइट को सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं। आपके विकल्प हैं आउटलुक एक्सप्रेस, बी फेसबुक, डी लोटस नोट्स, डी मोजिला। तो स्टूडेंट्स, फेसबुक सबसे फेमस भी और एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका उपयोग जरूर किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेब ब्राउजर कौन सा है? निम्न में से हमें वेब ब्राउजर बताना है। वेब ब्राउजर का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में किसी वेबसाइट या इंटरनेट के उपयोग को खोलने के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर, जिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी हॉटमेल, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी आउटलुक एक्सप्रेस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अब मैं आपको इसमें एक जानकारी दे दूं कि फिलहाल में इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है,
इसके अलावा जो फेमस वेब ब्राउजर होते हैं, जो कि अन्य वेब ब्राउजर हैं, वो है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एज। अगर आपको वेब ब्राउजर का प्रश्न पूछा जाए तो आप इन चारों विकल्प में से अगर कोई ऑप्शन आपको अगर मिल रहा है, दिख रहा है, तो आप इनका ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट डिवाइस वो जिनसे हमें कोई परिणाम प्राप्त होता है, और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को किसी प्रकार का निर्देश, किसी प्रकार की कोई कमांड देते हैं। तो ऑप्शन है ए स्पीकर, बी जॉयस्टिक, सी मॉनिटर, डी प्रिंटर। तो स्टूडेंट, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जॉयस्टिक, यानी गेम्स खेलने के दौरान जो निर्देश होते हैं वो जॉयस्टिक के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी माइक, सी माउस, डी कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस और माइक तीनों से ही हम निर्देश देते हैं, इसलिए तीनों इनपुट डिवाइस है। पर प्रिंटर से हम प्रिंट प्राप्त करते हैं, कोई भी हमें रिजल्ट प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त होता है, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस जिनमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ऑप्शन है प्रिंटर, वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो स्टूडेंट, प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये तीनों ही स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहां पर हम हमारा डेटा सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान निम्न में से कौन सा है? अब बात करें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के नुकसान की, तो ऑप्शन है कि इससे तुरंत बातचीत हो जाती है, बी व्यसनी बन जाना यानी आदत लग जाना, सी जानकारी हासिल करना, डी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का नुकसान है व्यसनी बन जाना, आदत लग जाना इसकी, जिससे कि आप अपना सारा ही समय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर बिताने लगते हैं और आप इसके आदी बन जाते हैं, जो कि गलत आदत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं और एटीएम मशीन आपको 500 रुपये की जगह 5000 रुपये निकाल के दे देती है, तो निम्न में से नैतिक रूप से क्या सही रहेगा? आप ये पैसे अपने पास रखें या इसकी शिकायत करें, एटीएम के पास पैसे रख दें या गरीबों में बांट दें? तो स्टूडेंट, इसकी आपको शिकायत करनी चाहिए और ये पैसे की जानकारी आपको बैंक को दे देनी चाहिए, ये नैतिक रूप से सही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में लिखते समय निम्न में से कौन सा ऑप्शन किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है? यानी एमएस वर्ड एप्लीकेशन में जब हम लिखते हैं, काम करते हैं, तो उसमें लिखते समय यदि हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है, कोई वर्ड अगर टाइप करते हैं, तो उस वर्ड के पर्यायवाची के लिए, मतलब अगर उस वर्ड का हम चाहते हैं कि वो पर्यायवाची शो हो यहाँ पर, ठीक है, तो हमें किस ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा? यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ए टूसोरस, बी स्पेल चेक, सी हाइपरलिंक, डी स्टाइल। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए टूसोरस। ठीक है, तो हमें ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है KAIZEN, कैजेन का अर्थ होता है, ये एक वर्ड है, इसको अगर हम इसका अर्थ है ये क्या होता है ये हमें बताना है। इसके जो विकल्प है वो है ए आत्म अनुशासन, बी निवारक रख रखाव, सी सुलझाना, डी निरंतर सुधार। तो कैजेन का अर्थ होता है निरंतर सुधार यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में जो दिए गए व्यंजक होते हैं उसका सही संदर्भ चुनना है। जो प्रश्न है वो है एक्सक्यूज मी आई वुड। जो ऑप्शन दिए हुए वो है इंटरप्टिंग, बी एग्रीइंग, सी समराइजिंग, सी एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट। तो एक्सक्यूज मी आई वुड, इंटरप्टिंग
यहाँ पर सही विकल्प होगा। ठीक है, क्षमा करें, मैं आपको कुछ टोक रहा हूं, मतलब इसके लिए खेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संचार जिसमें शब्दों के प्रयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल कहलाता है। संचार यानी कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के प्रयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बिना शब्द बोले सूचना को आदान प्रदान करना है, उसको क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है मौखिक संचार, बी सचित्र संचार यानी पिक्चोरिकल पिक्टोरिकल कम्युनिकेशन, सी लिखित संचार रिटर्न कम्युनिकेशन, डी अनकहा संचार। तो स्टूडेंट, बिना शब्दों के जो संचार है, जो सूचना को आदान प्रदान है, उसे अनकहा संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको इंग्लिश में मिलते हैं तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है? यानी मान लीजिए कोई विशेष कार्य है, ठीक है, उस कार्य के प्रति आपकी विशेष रुचि है और आपका विशेष समर्पण है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, बी प्रतिबद्धता, सी बुद्धिमत्ता, डी अखंडता। तो स्टूडेंट, किसी विशेष कार्य के प्रति जो समर्पण है उसे प्रतिबद्धता यानी उस कार्य के प्रति कमिटमेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने को ठान लेता है, तो यहाँ उसको कहा जाता है कि वो उस कार्य को करने के लिए कमिटेड है। ठीक है स्टूडेंट, यानी उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के प्रति विश्वास कहलाता है। यानी अगर आपको विश्वास है कि ये कार्य आप बिल्कुल 100% पूर्ण करेंगे, ठीक है, इसका आपको विश्वास है, तो ये क्या कहलाएगा? ए है अखंडता, बी आत्मविश्वास, सी प्रतिबद्धता, डी बुद्धिमत्ता। तो स्टूडेंट, यहाँ आपका ये आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कहलाएगा कि उस कार्य करने को प्रति ये आपका विश्वास है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है SMART। अगर यहाँ लक्ष्य की बात हो रही है, लक्ष्य के संदर्भ में स्मार्ट लक्ष्य के लिए जो वर्ड है स्मार्ट, इसमें एस का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन है ए सामाजिक यानी सोशल, बी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, सी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, डी ताकत यानी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट, यहाँ लक्ष्य के संदर्भ में जो स्मार्ट शब्द होता है, इसमें एस का अर्थ होता है सी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। SMS जो शब्द होता है इसका विस्तार है। ऑप्शन है ए सरल संदेश सेवा यानी सिंपल मैसेज सर्विस, इंग्लिश में इसको आप विशेष रूप से समझ लेना। बी लघु मेल सेवा यानी शॉर्ट मेल सर्विस, सी सरल मेमो सेवा यानी सिंपल मेमो सर्विस, डी लघु संदेश सेवा यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो स्टूडेंट, SMS का जो विस्तार होता है उसे बोलते हैं लघु संदेश सेवा यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, तो SMS का जो विस्तार रूप होता है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नाखून काटना, अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं पर खड़े हुए हैं, किसी काम से गए, अगर वहां पर नाखून काट रहे हैं, तो ये क्या इशारा करता है? अपने दांतों से जो नाखून काटते हैं, ये क्या इशारा करता है? ए उदासी, बी असुरक्षा, सी आत्मविश्वास, डी बचाव। तो स्टूडेंट, जो नाखून काटना है ये असुरक्षा की भावना, ये हाव भाव प्रदर्शित करता है। अगर आप कहीं खड़े होकर नाखून काट रहे हैं तो ये आपको की असुरक्षा की भावना सामने वाले के सामने प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हाव भाव के संदर्भ में तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है? अगर आप सीधा और तेज चल रहे हैं तो ये क्या दिखाएगा? ऑप्शन है ए उदासी, बी बचाव यानी डिफेंसिवनेस, सी आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, डी असुरक्षा इनसिक्योरिटी। तो तेज और सीधा चलना आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस दिखाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हाव भाव, दोनों हाथ बांह को आपस में क्रॉस करके बैठना। अगर आप कहीं बैठे रहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अगर क्रॉस करके बैठते हैं तो ये क्या दिखाता है? ए असुरक्षा, बी उदासी, सी आत्मविश्वास, डी बचाव। तो स्टूडेंट, जो हाव भाव दोनों हाथों और बाहों को आपस में क्रॉस करके बैठना है, ये आपका डिफेंसिवनेस यानी बचाव की मुद्रा हाव भाव दिखाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। जो लक्ष्य होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई गोल निर्धारित करते हैं, उसको वर्गीकृत किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए अच्छा और बुरा, बी भीतरी और बाहरी इनर एंड आउटर,
सी आंतरिक और बाह्य इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, डी अल्पकालीन और दीर्घकालीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो स्टूडेंट जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल्स होते हैं, ये दो प्रकार से निर्धारित वर्गीकृत होते हैं। ए है सॉरी ऑप्शन इसका जो सही है वो है डी, जिसमें है पहला अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म और दूसरा है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म। अगर लक्ष्य निर्धारण की बात होती है तो लक्ष्य निर्धारण दो प्रकार से होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक है, अगला प्रश्न है संदेश वह संकेतक है जो खालिस्तान कार्य करता है। संदेश क्या किस प्रकार के संकेतक का कार्य करता है? ऑप्शन है ए ग्राही के लिए प्रेरक का, बी दर्शकों के समूह के लिए प्रेरक का, सी ध्वनि को कम करने के लिए, डी वक्ता के लिए प्रेरक की तरह। तो सही उत्तर होगा ग्राही के लिए, यानी जो संदेश ग्रहण करने वाला है उसके लिए प्रेरक का कार्य संदेश करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। आमने सामने यानी फेस टू फेस संचार यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में शारीरिक भाषा का योगदान होता है। अगर हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठकर दो लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज का कितना योगदान होगा? यानी कि अगर आप आमने सामने बैठे तो आप मुंह से तो बातें करेंगे ही, इसके अलावा आपका जो शारीरिक हाव भाव है उसका भी आपकी बातचीत में कितना योगदान होगा? ऑप्शन है ए 7%, बी 38%, सी 55%, डी 100%। तो सही उत्तर है सी 55%, यानी आपसी बातचीत में जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक हाव भाव, उसका 55% योगदान होता है। यानी बहुत बड़ा योगदान आपसी बातचीत में बॉडी लैंग्वेज का होता है, तो इसका विशेष रूप से आप हमेशा ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन है ए अल्पकालीन शॉर्ट लिव्ड, बी दीर्घकालीन तक रहना लॉन्ग लास्टिंग होती है ये, सी पैसे या इनाम के लिए फॉर मनी और रिवॉर्ड, डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, या फिर टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस। तो जो आंतरिक प्रेरणा है ये दीर्घ काल तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपको आंतरिक प्रेरणा मिलती है तो ये लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय तक रहती है। रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनकर शिक्षक का व्याख्यान अंतर्गत आता है। रेलवे या फ्लाइट की जब घोषणा सुनते हैं उसके बाद शिक्षक का व्याख्यान किसके अंतर्गत आता है? ए आलोचनात्मक श्रवण क्रिटिकल लिसनिंग, बी सराहनीय श्रवण एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सी चिकित्सकीय श्रवण थेरेप्यूटिक लिसनिंग, डी व्यापक श्रवण कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यापक श्रवण कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। अगर केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुन रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? ए आलोचनात्मक सुनना यानी क्रिटिकल लिसनिंग, बी चिकित्सकीय श्रवण यानी थेरेपेटिक लिसनिंग, सी सराहनीय सुनना यानी एप्रिसिएटिव लिसनिंग, डी व्यापक सुनना कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग। तो केवल आनंद प्राप्त करने के लिए जो गाने सुनना है ये सराहनीय सुनना यानी एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का वर्गीकरण होगा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अगर वर्गीकरण करते हैं कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है तो कैसे करेंगे? ए आंतरिक और बाहरी है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बी अच्छा और बुरा गुड और बैड, सी अंदरूनी और बाहरी इनर और आउटर, डी ऊंचा और नीचा हाई एंड लो। तो स्टूडेंट जो प्रेरणा है ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसमें अंदरूनी और बाहरी नहीं। यहाँ जो प्रेरणा है ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है, मतलब एक मनुष्य से जुड़ी हुई चीज है, तो ये आंतरिक और बाह्य इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है शोर गर्मी या ठंडक की शारीरिक खालिस्तान के अंतर्गत आती है। ए सांस्कृतिक बाधा, बी भाषा बाधा, सी धारणा बाधा, डी पर्यावरण बाधा। तो शोर गर्मी या सर्दी शारीरिक परेशानी ये पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मानव प्रयासों यानी ह्यूमन एंडेवर्स में सही और गलत के अध्ययन को किया जाता है। अगर मानव प्रयासों में सही और गलत का अगर अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? ए प्रेरणा, बी आत्म जागरूकता, सी आचार विचार, डी लक्ष्य। तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाएगा आचार विचार यानी एथिक्स। एथिक्स जो होते हैं ये मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। भूमिका यानी रोल प्लेइंग निभाने में क्या कमी, यानी इसको अगर निभाते हैं तो इसकी क्या कमी रहती है, ड्रॉबैक क्या है इसके? ठीक है, ऑप्शन है आत्मविश्वास बनता है, बी है सुनने का कौशल विकसित होता है, सी वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है,
डी रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है। तो रोल प्लेइंग में वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, ये इसका ड्रॉबैक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। अगर हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो समाधान का हमने चयन कर लिया कि इस समस्या का ये समाधान है, तो इसका समाधान का चयन करने के बाद आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वैकल्प की तलाश करें, लुक फॉर अल्टरनेटिव, यानी इस समाधान के अतिरिक्त दूसरा विकल्प तलाशें। बी मूल कारण विश्लेषण करें, कि इस समस्या के मूल कारण का विश्लेषण करें। डी सी है समस्याओं को पहचानना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सी समाधान लागू करें, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान को चयन करने के बाद सीधा समाधान को लागू कर देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कारक फैक्टर लोगों को प्रेरित यानी मोटिवेट करने में मदद करता है। लोगों को मदद करने के लिए कौन सा कारक मदद करता है। ए ध्यान की कमी, बी आत्मविश्वास की कमी, सी दिशा की कमी, डी घबराहट की कमी। तो घबराहट की जो जिस इंसान में कमी होती है वो ये फैक्टर लोगों को मोटिवेट करने की में मदद करता है। लैक ऑफ नर्वसनेस, इंसान में अगर इसकी कमी होती है तो इंसान को मोटिवेट होने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग यानी आप पब्लिक में जो बातचीत करते हैं उस पब्लिक स्पीकिंग में 3P क्या होता है। ए है पास उपस्थित अभ्यास यानी पोजेस प्रेजेंट एंड प्रैक्टिस। बी तैयारी अभ्यास प्रदर्शन, प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। सी प्रकाशित सुखद परिपूर्ण, पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट। डी पूर्णता प्रदर्शन श्रमसाध्य, परफेक्शन परफॉर्मेंस पेनस्टेकिंग। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग में जो 3P होते हैं इसका मतलब होता है तैयारी अभ्यास प्रदर्शन, यानी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। समझना, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब आपको लोगों के बीच जाकर बोलना है, तो इसका एक 3P फॉर्मूला होता है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले प्रिपेयर करें, यानी आप तैयारी करें आपको क्या बोलना है। ठीक है, इसके बाद आप जो बोलना आपने तय कर लिया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी इसका आपको अभ्यास करना है। इसके बाद लास्ट में आपको परफॉर्म करना है, यानी आपको प्रदर्शन करना है। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, फिर अभ्यास करना है यानी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको परफॉर्म करना है, जिससे आपकी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगी। ठीक है, आवाज का पिच उठना और गिरना कहलाता है। ए स्वर, बी आवाज का उतार चढ़ाव, सी व्यंजन, डी उच्चारण। तो आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाएगा आवाज का उतार चढ़ाव, यानी बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उपरोक्त में से साक्षात्कार शिष्टाचार के दौरान क्या करना सही होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान अच्छा एटिकेट यानी शिष्टाचार क्या कहलाएगा। ठीक है, ए घबराहट, बी अनौपचारिक पोशाक यानी इनफॉर्मल ड्रेस, सी शांत दृष्टिकोण यानी काम अप्रोच, डी अत्यधिक हावभाव यानी एक्सेसिव गेस्चर। ठीक है, तो शिष्टाचार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान अगर आप शांत दृष्टिकोण रखते हैं, काम अप्रोच रखते हैं, तो ये करना बिल्कुल सही होगा। जबकि अगर आप घबराहट दिखाते हैं, अनौपचारिक पोशाक यानी इनफॉर्मल ड्रेस, यानी इंटरव्यू के लिए अगर आप जीन्स टी शर्ट या कुछ भी इनफॉर्मल पहन जाते हैं, या फिर अत्यधिक हाव भाव दिखाते हैं, एक्सेसिव गेस्चर यानी आप कुछ अत्यधिक हाव भाव दिखाते हैं, तो ये तीनों चीजें गलत होगी। जबकि शांत दृष्टिकोण से अगर आप जाते हैं तो ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। साक्षात्कार शिष्टाचार यानी इंटरव्यू एटिकेट में उपरोक्त में से क्या एक नहीं है, यानी क्या एक चीज नहीं करनी चाहिए। ए विश्वास रखना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, बी ठीक ढंग से कपड़े पहनने चाहिए यानी ड्रेस अप्रोप्रिएटली, सी उचित नेत्र संपर्क यानी प्रॉपर आई कांटेक्ट रखना चाहिए, डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना चाहिए यानी लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। तो साक्षात्कार शिष्टाचार के दौरान नौकरी पाने के लिए झूठ बोलना, अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा डी। जबकि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, ठीक ढंग से फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, अपना आई कांटेक्ट उचित रखना चाहिए, अत्यधिक हाव भाव नहीं रखने चाहिए। ठीक है, और झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से बोलने के लिए एक बाधक कारक है। उपरोक्त जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो बातचीत करने के लिए एक बाधक
कारक यानी फैक्टर कौन सा है बातचीत में, कौन सी चीज एक बाधक कारक है इनमें से? ए है अच्छे से नहीं सुनना, बी समय की कमी, सी घबराहट, पढ़ने के लिए अनिच्छुक। तो बोलने के लिए बाधक कारक जो कारक है वो है घबराहट, यानी घबराहट अगर हमें होती है तो हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उपरोक्त में से साक्षात्कार के दौरान क्या करना शिष्टाचार है? वापस ये इंटरव्यू से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो विकल्प दिए हुए हैं उन्हीं से आप समझ सकते हैं क्या आपको इंटरव्यू के दौरान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिलता है। ठीक है, उपरोक्त में से साक्षात्कार के दौरान क्या करना एक शिष्टाचार की श्रेणी में आएगा, यानी अच्छा एटिकेट रहेगा? ए बहुत लापरवाही से पोशाक पहनना, बी नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलना, सी विश्वास रखना, डी बहुत अधिक हाव भाव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कि अपने ऊपर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंट रहना, ये साक्षात्कार के दौरान करना शिष्टाचार होता है, जबकि बहुत अधिक हाव भाव, झूठ बोलना और गलत पोशाक पहनना ये सही नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा एक संचार कम्युनिकेशन अच्छा है? जो ऑप्शन है अच्छे संचार के वो है, पहला स्पष्ट और संदेश सीधा है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, बी है संदेश अस्पष्ट है, मैसेज इज एम्बिगस, सी प्रेषक हमला रिसीवर है, सेंडर यानी जो भेजने वाला है वो रिसीवर पे अटैक कर रहा है, यानी उस पर थोड़ा आक्रामक हो रहा है वो। ठीक है, डी प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनता, जो इसको मैसेज मिल रहा है वो प्रेषक यानी में जो मैसेज भेज रहा है उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो जो अच्छा संचार कहा जाएगा वो होगा ए स्पष्ट और संदेश सीधा है, सीधा संदेश है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये एक अच्छा संचार माना जाता है। इसी तरीके से अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल में अच्छा ईमेल एटिकेट यानी अच्छा शिष्टाचार क्या कहलाएगा? ए है ईमेल को छोटा रखना चाहिए, यानी कीप ईमेल शॉर्ट, बी वायरस संक्रमित करके भेजना चाहिए ईमेल के साथ, सेंड वायरस इन्फेक्टेड ईमेल्स, सी है झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करना चाहिए, फॉरवर्ड फॉल्स मैसेजेस, डी है ईमेल में सभी बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ईमेल शिष्टाचार, ईमेल को छोटा रखना माना जाता है, यानी जितना ईमेल आपका छोटा होगा और जितनी आपने काम की बात लिखी है वो ईमेल शिष्टाचार की श्रेणी में आएगी। जबकि अगर आप वायरस संक्रमित मेल भेजते हैं तो ये एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा, और झूठे संदेश और को फॉरवर्ड करना ईमेल में ये बिल्कुल गलत है, और ईमेल में छोटे बड़े अक्षर सारे टाइप करना, लिख के भेजना, ये भी एक गलत तरीका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कई तरीके का हो सकता है, जैसे ईमेल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काफी सारे कम्युनिकेशन होते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे किताब में, पर फिलहाल हम अभी क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं ना, हम शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा एक अच्छा संचार है? ऑप्शन है ए संदेश अस्पष्ट है, बी प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, यानी जो मैसेज भेजा जा रहा है वो जो प्रेषक है वो रिसीवर यानी जो मैसेज सुन रहा है उसके प्रति सकारात्मक पॉजिटिव है, उसको अच्छे से अपनी बात बता रहा है वो। सी प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनता है, यानी जिसको मैसेज मिल रहा है वो प्रेषक की बात नहीं सुन रहा है। डी प्रेषक हमलावर है रिसीवर के प्रति, यानी उसके प्रति थोड़ा आक्रामक है। तो जो अच्छा संचार है वो माना जाएगा प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, यानी जो मैसेज भेज रहा है, जो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा है वो उसके प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। ठीक है, किसे खराब संचार माना जाएगा? पुअर कम्युनिकेशन किसे माना जाएगा? ऑप्शन है ए संदेश अस्पष्ट है, बी संदेश स्पष्ट और सीधा है, सी रिसीवर सुनने के लिए खुला यानी ओपन है, डी प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। तो खराब संचार जो माना जाएगा वो है संदेश अस्पष्ट है। अस्पष्ट संदेश अगर हम पहुंचाएंगे तो ये खराब संचार माना जाएगा, क्योंकि अस्पष्ट संदेश से रिसीवर को जो है हमारी बात समझ में नहीं आएगी, तो वो खराब संचार की श्रेणी में आएगा। जबकि संदेश स्पष्ट और सीधा है तो समझ में आ जाएगा, रिसीवर सुनने के लिए ओपन है तो भी ये उसका जो मिशन हमारे मैसेज भेजने का जो है हमारा ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो जाएगा, और प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है तो उसको अच्छे से अपनी बात समझा पाएगा। ठीक है, मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन, यानी दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं या चार व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, कुछ व्यक्ति की संख्या कितनी भी हो सकती है, जो मौखिक संचार यानी बातचीत करके जो संचार होता है उसका कौन सा लाभ नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन है ए इट इज क्विक यानी ये जल्दी होता है, बी ये रिकॉर्ड के लिए है इट इज फॉर रिकॉर्ड, सी ये इट इज डायरेक्ट यानी ये प्रत्यक्ष होता है, सी
प्रतिक्रिया तत्काल यानी फीडबैक इज इमीडिएट। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेगा, जो ओरल कम्युनिकेशन है ये रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है। यानी कि अगर आप दो लोग आपस में या चार लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऑफिशियल बात हो रही है, अगर आपने मौखिक रूप से बात करी है तो ये रिकॉर्डेड बातचीत की श्रेणी में नहीं आएगी। यानी इसको आप आगे कहीं रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते कि भाई हमारे बीच में से कोई बातचीत हुई थी, ठीक है। ये एक सबूत नहीं है एक तरीके से शॉर्ट में बोलूं तो। जबकि इसके क्या क्या लाभ है, इट इज क्विक, यानी ये क्विक जल्दी से हो जाता है, ठीक है। कोई भी बातचीत अगर हम दो व्यक्ति, अगर किसी को आपको कोई बात पहुंचानी है या फिर हम उससे फोन पे बात कर रहे हैं या मौखिक रूप से बात कर रहे हैं तो ये आसान होती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट होती है, यानी जिसको आप बात पहुंचाना चाहते हैं वहां आप उसको डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। फीडबैक इज इमीडिएट, यानी जिसको आप बातचीत अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं उससे आपको फीडबैक भी तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सुनने की प्रक्रिया के ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं है। सुनने की प्रक्रिया यानी जो लिसनिंग होती है, लिसनिंग की जो प्रक्रिया है उसके जो ट्रिपल ए होते हैं, इस ट्रिपल ए का हिस्सा निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है। ए है चिंता, एंजाइटी सॉरी, बी रवैया, एटीट्यूड, सी ध्यान, अटेंशन, डी है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। तो जो सुनने की प्रक्रिया है, लिसनिंग की जो प्रोसेस है, इसमें जो ट्रिपल ए होता है उसमें एंजाइटी यानी ए यानी चिंता, ये इसका हिस्सा नहीं है। जबकि एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट ये ट्रिपल ए का हिस्सा होता है। ट्रिपल ए जो सुनने का होता है उसमें एटीट्यूड यानी रवैया, अटेंशन, समायोजन, ये तीनों चीजें आती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक लेख आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है ए, यानी इसका भी क्या कहते हैं जो विकल्प है वो ए है, बी है एन, सी आई एन, डी, ठीक है। तो जो इन कौन सा लेख आर्टिकल नहीं है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इन, ठीक है। ये एक आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पब्लिक स्पीकिंग के 3P का भाग नहीं है। ये जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। ए है तैयार करना यानी प्रिपेयर, बी अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस, सी है पोजेस यानी पॉज करना, डी है अभिनय करना यानी परफॉर्म करना। तो मैंने आपको बताया था पब्लिक स्पीकिंग के 3 भाग होते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड देन लास्ट में परफॉर्म, ठीक है। जबकि पॉजेस इसका भाग नहीं होता है पब्लिक स्पीकिंग के 3P का। तो सही उत्तर होगा जो भाग नहीं है प्रश्न पूछा गया उसका पॉजेस, ठीक है, पॉज, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है ए प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, बी अखंडता इंटेग्रिटी, सी आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सी अनैतिक कार्य यानी अनएथिकल वर्क। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता अनएथिकल वर्क यानी अनैतिक कार्य नहीं है। अनैतिक यानी गलत कार्य करके आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, अखंडता, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्न में से क्या सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो उसका क्या परिणाम नहीं होगा। ए जोश यानी एंथुसियाज्म, बी है रचनात्मक क्रिएटिविटी, सी उदासी बोर्डम, डी समस्या समाधान रवैया यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं होता है वो है उदासी। सकारात्मक परिणाम अगर दृष्टिकोण आपको रखते हैं तो आपको उदासी बोर्डम नहीं होता है, ठीक है। जबकि आपके जोश में वृद्धि होती है, आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी भी काम को करने के लिए, और समस्या के समाधान का रवैया भी आप में पैदा होता है अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। मॉडर्न जो कम्युनिकेशन है उसका नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन है ए फैक्स, बी डाक, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी टीवी के माध्यम से संदेश भेजना। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं मत हो जाना। ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये आधुनिक संचार का इन ऑप्शंस में से नवीनतम साधन है। ये पीडीएफ भी मैंने आपको सॉल्व करा दी है, और इससे पहले मैं आपको 2 और पीडीएफ में मतलब जो 2 और वीडियोस है उसमें आपको सारे प्रश्न सॉल्व करा चुका हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अगर आप इन तीनों ही से वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो आपको आपके एग्जाम में अच्छे से सफलता जरूर मिलेगी स्टूडेंट। इसके अलावा आगे की वीडियोस में भी मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल
फर्स्ट ईयर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने रिजल्ट को लेकर 100% आश्वस्त हो जाएं और आपका रिजल्ट 100% बिल्कुल आपके हक में हो, बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा हो। और हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी आपकी तरफ से पूरा हमें सहयोग करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।